मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी के आपके टीजीटी और पीजीटी का पेपर की डेट लगभग आपके निश्चित है, उसी डेट पे पेपर होना है। उसके लिए हमने आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार कर रखी है, जिसमें आपके 555 प्रश्न आपके श्रृंखला नंबर फर्स्ट में हैं। पार्ट सेकंड में आपके 300 प्रश्न हैं। पार्ट फोर्थ में भी आपके ऐसे ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला तैयार है, खास करके बॉटनी के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए। तो बॉटनी की ये महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आप सब तक हम पहुंचाएं, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने मित्रों को शेयर भी करना होगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम स्टार्ट करें। आप में से ज्यादातर मित्र चूंकि हमारे साथ जो पेड बैच में जुड़े हैं, उन लोगों के लिए हिंदी का बैच था, हिंदी में जुड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिस पेपर आपके सामने इंग्लिश में है। आपने भी नोटिस पढ़ी होगी जिसमें लिखा गया है कि अगर पेपर में कोई भी चीजें होती हैं तो आपके बोथ लैंग्वेज में पेपर दिए जाएंगे, और उन बोथ लैंग्वेज में पेपर देने के बाद आपके इंग्लिश वाले पेपर को ही सच माना जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि इंग्लिश में ही प्रैक्टिस पेपर करा देते हैं, हिंदी में हम आपको इसके बारे में समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हम आपको बताते रहेंगे, आप प्रश्नों को बड़े हिसाब से समझ सकते हैं। हिंदी का मीनिंग हम बता देंगे, प्रश्नों को आपको रिवीजन करना है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। हो पब्लिश्ड जेनरा प्लांटेरम, यानी एक पुस्तक का नाम है जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा पब्लिश की गई या प्रकाशित की गई? बेंथम एंड हुकर के द्वारा, एंगलर एंड प्रेंटेल के द्वारा, जॉन हचिंसन के द्वारा, या यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ क्रोनकेस्ट तख्तान और डब्ल्यू जिमरमैन के द्वारा। तो ये चार लोग दिए गए, इनमें से किसके द्वारा पब्लिश किया गया? जो सही आंसर आपका है वह सही आंसर आपका होगा कि जो जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक है, ये बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया। जिन्होंने बेंथम और हुकर के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक 3 भागों में प्रकाशित हुई है, और यह जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके वर्गीकरण के नेचुरल सिस्टम के बारे में भी बताता है, यानी प्राकृतिक पद्धति के बारे में भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। जो आपका बीजी पौधे होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इस पुस्तक के अंतर्गत बताया गया है। इसके 3 भाग हैं पुस्तक के। यह पुस्तक लॉन्च हुई थी 1862 से 1863 की ईस्वी के बीच में, और ये बेंथम हुकर की पुस्तक है, और इसमें कि बीजी पौधों के प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे सही आंसर आपका बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन वाली पुस्तक, जिसका नाम है जेनरा प्लांटेरम। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, टीजीटी वाले मित्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत पद्धति के अनुसार प्रोटोजोआ को किसके अंतर्गत रखा गया है? देखिए, 5 जगत किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। आप सब जानते हैं आर.एच. व्हिटेकर ने जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें जो मोनेरा है, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक को रख दिया गया। जो फंजाई है तो फंजाई को रख दिया गया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो प्रोटिस्टा था उसमें सभी 5 किंगडम के सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ के सभी एनिमल को रखा गया, यानी एक कोष की जो यूकैरियोटिक एनिमल थे उन सबको कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम होता है उसका नाम है किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा जो किंगडम होता है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत सभी एक कोष की यूकैरियोटिक प्राणी आते हैं। तीसरा फंजाई है, और फोर्थ प्लांटी होता है, और फिफ्थ आपका एनिमेलिया है। ठीक है, फंजाई के अंतर्गत हेट्रोट्रॉपिक प्लांट आते हैं, और एनिमेलिया प्लांटी के अंतर्गत सभी ऑटोट्रॉपिक प्लांट आते हैं, और एनिमेलिया के अंतर्गत सभी एनिमल आते हैं। इन विच किंगडम, किस किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय द व्हिटेकर? व्हिटेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस किंगडम के अंतर्गत यानी जगत के अंतर्गत रखा गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे आर्कीबैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, इन सभी को एक जगह कहाँ रख दिया गया था? मोनेरा जगत के अंतर्गत रख दिया गया है।
अगले श्रृंखला पा जाते हैं। इसका पीडीएफ जो लोग हमारे पेड बैच में जुड़े हैं उन्हें भेजा गया है। मैं इसको आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूं। आप एक बार इसे सरसरी निगाह से दोहरा लीजिएगा। सभी लोग बीएससी एमएससी हैं तो इंग्लिश उतनी जरूर पढ़े होंगे कि ये जनरल चीजें आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हिंदी में हम सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं जिससे आप इजिली इसे लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। बाकी रही बात बिहार की माध्यमिक के लिए भी हम क्लास डिजाइन कर रहे हैं। कल आपकी क्लास माध्यमिक की होगी और आपकी जो क्लास रुकी हुई वह भी क्लास बहुत साथ आगे बढ़ जाएगी। पीडीएफ वाली भी क्लास आगे बढ़ रही है, एग्जाम पॉइंट्स की क्लास आगे बढ़ रही है, तो आपकी क्लास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रैक्टिस पेपर आपके सामने है। ठीक है, चलिए कह रहा ऑल ऑर्गेनिज्म बेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम अप टू एम्पायर्स ऑफ। कह रहा कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें 8 किंगडम में बांटा गया है और उनके 2 एम्पायर्स बनाए गए हैं। तो ये कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 8 किंगडम और 2 एम्पायर्स में बांटे थे? तो उनका नाम है कैल्वियर स्मिथ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में तो पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन चूंकि कई बार ऊट पटांग प्रश्न आपके सामने आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा। कैवेलियर स्मिथ जो है जीवों को 2 एम्पायर्स और या महाजगतों, एम्पायर्स को महाजगत कहा जाता है, सुपर किंगडम में बांट दिया था, जिसका नाम था प्रोकैरियोटा और दूसरे का नाम था यूकैरियोटा। ठीक है, बोयज ने अन्य इसके स्थान पे 3 डोमेन के सिस्टम को प्रतिपादित किया था। तो आपका सही जो है ई ही है, इसके अलावा छोड़ दीजिए। आगे आइए, वार्डर लाइन केसेस बिटवीन द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। एक जैसे आप पढ़ते हैं ना, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। जीनस होता है, स्पीसीज होता है, ये 7 एक क्रम से जुड़े होते हैं। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो स्पीसीज होती है और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो कौन होता है? किंगडम होता है टेक्सोनॉमिक हियरार्ची में। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पीसीज और सब स्पीसीज कई ऐसे होते हैं जो कि सब स्पीसीज भी होती हैं, स्पीसीज की भी छोटी स्पीसीज होती हैं, सब स्पीसीज कहा जाता है। तो उन दोनों के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं सेमी स्पीसीज। यानी स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उन्हें क्या कहते हैं? सेमी स्पीसीज कहा जाता है। ये तो आपका टीजीटी का प्रश्न हो सकता है, नहीं तो जनरल क्वेश्चन में आपके जीके के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले देने का काम किसने किया था? लैमार्क ने किया था। ठीक है, बायोलॉजी को सबसे पहले बायोलॉजी किसने कहा था? लैमार्क ने कहा था। और लैमार्क का एक्सपेरिमेंट आप सबको याद होगा, यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ लैमार्क, जिसमें लैमार्क ने कहा था कि जिस अंग का हम उपयोग करते हैं उस अंग की वृद्धि होगी और जिन अंगों का उपयोग हम नहीं करते वह अंग धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। जिसमें इन्होंने उदाहरण किसका लिया था? आपको याद होगा जिराफ की गर्दन और आगे के पैर के बारे में। ठीक है, वहीं पे एक और इनसे संबंधित है जो कि इवोल्यूशन थ्योरी से संबंधित है, डार्विन। डार्विन नीचे दिए गए हैं। डार्विन की एक थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद के 5 नियम डार्विन ने बताए थे, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन, कंपटीशन, ठीक है, उसके बाद कंपटीशन के बाद था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके बाद स्पेसिएशन। ये 5 अलग अलग क्रम बताए गए थे नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत, जो कि डार्विन की थ्योरी थी। तो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थ्योरी हो गई और यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसकी हो गई? लैमार्क की। इसी में लैमार्क बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी शब्द भी दिए थे। एरिस्टोटल आप सब जानते हैं, फादर ऑफ जो है, इन्हें बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है एरिस्टोटल को। और उसके बाद लीनियस बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर से संबंधित है, कार्ल वॉन लीनियस। इन्होंने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था, यानी जीवों के द्वि नामकरण पद्धति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक होते हैं, जिनमें इनको कई अलग अलग चीजें हैं, फीचर हैं, मैं आपको अभी आगे चर्चा करूंगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कार्ल वॉन लीनियस को, यानी लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय। टेक्सोनॉमी को टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो डी कैंडोल के द्वारा टेक्सोनॉमी शब्द दिया गया था। किसके द्वारा? डी कैंडोल के द्वारा टेक्सोनॉमी शब्द दिया गया था।
द बाइनामियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवाइन ऑफ द व्हिच फॉलोइंग कैटेगरी। कह रहा है कि बाइनामियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विजगत नामकरण पद्धति जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, इसके जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो दो नाम की कैटेगरी, एक को स्पीसीज कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि डिवाइन ऑफ द, तो यहाँ पे जीनस स्पीसीज सही है, क्लास ऑर्डर सही है, इसके बाद आपका किंगडम और क्लास, फाइलम और फैमिली। इसमें पूछ क्या रहा है, एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है कि जो है द बाइनामियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस के द्वि नामकरण पद्धति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या सही होना चाहिए? तो इसका जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए था आपका कैरोलस लीनियस का। कह रहा कैरोलस लीनियस की द्वि नाम प्रणाली में से कौन सा श्रेणी क्रम नहीं है? ठीक है, तो इसका श्रेणी क्रम जो नहीं है, कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा था, पादप जगत तथा जंतु जगत में बांटा था, और वर्गों को गण में और गण को वंश में, वंश को जाति में बांटा था। इनके वर्गीकरण में यानी फाइलम तथा कुल यानी फैमिली का वर्णन नहीं किया गया था। अच्छा, इनके उस वर्गीकरण में संघ और फैमिली यानी फाइलम और फैमिली का वर्गीकरण का वर्णन नहीं किया गया था। देखिए इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने स्पीसीज के बारे में बताया, जीनस के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया, ऑर्डर के बारे में बताया, किंगडम के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया, लेकिन फाइलम और फैमिली के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया था। किसने? कैरोलस लीनियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने बाइनामियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विजगत नामकरण पद्धति के बारे में बताया था। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपके सामने है, विच इज नॉट ए कैटेगरी। कह रहा है निम्न में से कौन ऐसा है जो कैटेगरी नहीं है यानी संवर्ग श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए संवर्ग श्रेणी में जाति आता है, जीनस आता है, ऑर्डर आता है, लेकिन इकोटाइप संवर्ग श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इकोटाइप। आगे बढ़ जाते हैं, द राइट ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। द राइट ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये किसकी लेखक हैं? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक का नाम आपको बताना है, तो उसके नाम होते हैं हचिंसन। हचिंसन जो हैं द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक जॉन हचिंसन होते हैं। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण के फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी जात भित्तिक पद्धति यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में किसने बताया था? हचिंसन ने बताया था कि जानकारी अपनी इसी पुस्तक में द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत इन्होंने वर्णन किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट। कह रहा है लीनियस ने सबसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। ठीक है, क्या अवधारणा दी थी, क्या प्रस्तुत किए थे? तो इन्होंने कहा था कि लीनियस जो है किसमें बताए थे? तो सिस्टमा नेचुरी इनकी लीनियस की पुस्तक का नाम क्या था? कह रहा है कि लीनियस ने द्वि नामकरण पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी किसमें? स्पीसीज प्लांटेरम के अंतर्गत। किसमें प्रकाशित की थी? स्पीसीज प्लांटेरम के अंतर्गत इन्होंने प्रकाशित की थी। सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका, तीन पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई थी। तीन अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। कौन कौन से? सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम और उसके बाद फिलोसोफिया बॉटनिका। ये तीन पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये तीन पुस्तकें लीनियस के द्वारा लिखी गई हैं। उन्होंने द्वि नामकरण पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 ईस्वी में स्पीसीज प्लांटेरम के अंतर्गत 1753 ईस्वी में पब्लिश किया था। 10वें संस्करण में जंतुओं में प्रयोग किया था, और हालांकि सिस्टमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1735 ईस्वी में ही आ गया था, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसमें बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की चर्चा की थी? तो वो है आपका स्पीसीज प्लांटेरम, सबसे इंपॉर्टेंट। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? द्वि नामकरण पद्धति का जो क्रम वह किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे लीनियस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। लीनियस गेव ए सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड। लीनियस द्वारा एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जेनेरिक नेम ऑफ द सोलेनम ट्यूबरोसम इज। सोलेनम ट्यूबरोसम का
जेनेरिक नेम क्या है, यानी जीनस का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम का जीनस का नाम क्या है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम का जीनस का नाम क्या है? वो है सोलेनम। क्या है? सोलेनम है। विच वन इज द करेक्टली पेयर्ड, कौन इसमें है जो सही तौर से पेयर्ड है, यानी सही तरह से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आपके जो अलग अलग पौधे होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम आपसे कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने एक पौधा है जिसका नाम है टीक। टीक के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है, और मतलब यहाँ पे जो क्रम में दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कौन सही पेयर है, यानी बाकी सबके गलत दिए गए हैं। मैं सबका सही वाला भी आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ दिया गया टीक का डेप्टेरोकार्पस, साल का दिया टेक्टोनिया। पहले इन दोनों का वैज्ञानिक नाम समझ लेते हैं। अगर हम टीक की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो है, अगर हम टीक की बात करते हैं तो टीक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिक्टोना होता है। क्या होता है? टिक्टोना। टीक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है टिक्टोना, टिक्टोना। और अगर हम साल की बात करें तो साल का हो जाता है सोरिया। क्या हो जाता है? सोरिया। वहीं पे अगर हम बात करें चीड़ का तो अभी आगे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे पाइनस यानी चीड़, चीड़ को पाइनस भी कहते हैं। तो इसका जो सिड्रस लिखा गया है, जबकि सिड्रस नहीं होता है, चीड़ का क्या होता है? पाइनस होता है। ठीक। अगर वहीं पे अब शीशम का, यानी जिसे डलवर्जिया सीसो कहते हैं, तो डलवर्जिया सीसो जो है शीशम का सही नाम है। और हमसे चूंकि सही वाला पूछा गया था तो सही वाला आपका ये रहा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऐसा है जिनका ग्रुप सही से मैच नहीं है? ये आपको बताना है, कौन सही से मैच नहीं, ये बताना है। वीट, ट्रिटिकम वुल्गैरिस, अश्वगंधा। जो सही नहीं उसी को बताना, अश्वगंधा, विथानिया सेमनीफेरा। और उसके बाद कह रहा है ग्राउंडनट आइक्रिस हाइपोजिया। और उसके बाद राइस का ओराइजा सेटाइबा। तो यहाँ पे देखिए ओराइजा सटाइबा होना चाहिए था, सटाइबा ओराइजा दिया है जो कि गलत दिया है। ठीक है। यहाँ पे राइस का जो नाम होना चाहिए था वो नाम क्या होना चाहिए था? ओराइजा सटाइबा। ये जीनस का नाम अलग दे दिया, स्पीसीज का अलग, उल्टा दे दिया है। पहले जीनस का देना चाहिए था तब स्पीसीज का, तो ये गलत हो गया। बाकी सभी क्या हैं? आपके सही। ठीक है, माफ करिएगा। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज। जो साधारण ब्रेड यानी रोटी बनाने के लिए जो गेहूं का उपयोग हम करते हैं, इसका नाम क्या होता है, यानी साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम हो जाता है? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम हो जाता है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉलकोल एंड टर्निप बिलोंगिंग टू हाउ ऑफ द जनरा। कह रहा है ये चार जो आपके सामने दिए गए हैं कौन कौन से यहाँ पे? तो फूल गोभी, कैबेज, और उसके बाद कैबेज के बाद आपका नालखोल और सलजम कितने जनरा से संबंधित हैं? तो ये सभी के जनरा कौन है? तो इन सभी का एक ही जनरा होता है। कितने जनरा के हैं? ये सभी एक ही जनरा के सदस्य हो जाते हैं। इनकी स्पीसीज अलग अलग हैं। कॉलीफ्लावर, कैबेज, नालखोल और टर्निप ये सभी एक ही जनरा के सदस्य हैं। अगर बात करें जैसे कॉलीफ्लावर की, कॉलीफ्लावर का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलेरिस। तो ब्रेसिका इसका जो है क्या हो गया? फैमिली हो गई। वहीं पर अगर हम बात करें कैबेज का, तो कैबेज की जो फैमिली है यानी जो परिवार है, फैमिली है, वो क्रूसीफेरी है। वहीं पे किसकी बात कर लें? नालखोल की, इसकी भी क्रूसीफेरी है। सलजम की बात कर लें तो इसकी भी क्रूसीफेरी है। तो यहाँ पे जो तीन हैं वो अलग हैं और एक जो है अलग है। ठीक। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, यानी स्पीसीज शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? आपको ये बताना है स्पीसीज शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपका स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो स्पीसीज शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने स्पीसीज शब्द को दिया था। द कोहर्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। कोहर्ट शब्द जो था किसका? बेंथम और हुकर का कोहर्ट शब्द आज के दिनों में किससे संबंधित है? तो आज के दिनों में कोहर्ट शब्द जो है वो किससे संबंधित हो गया है? ऑर्डर से। किससे संबंधित है? ऑर्डर से। हु वाज रिफर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। किसे आप फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं? तो फादर ऑफ बॉटनी जो है किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को।
रॉबर्ट हुक को डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए जाना जाता है। लिनियस को आप सब जानते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए जाना जाता है। एंटोन वॉन ल्यूकेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बॉटनिस्ट नेम प्लांट इन द लैटिन सो एज टू, वैज्ञानिकों यानी जो वनस्पत वैज्ञानिक होते हैं वो जीवों के नाम को लैटिन शब्द में लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो जीवों का नाम इसलिए लैटिन शब्द में लिखा जाता है क्योंकि अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, जिससे विश्व के सभी देशों में एक यूनिफॉर्मिटी को स्थापित किया जा सके। अगला, द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज, कह रहा किसी भी स्पीसीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो पहले आप यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे होलोटाइप कहा जाता है। When species name exactly repeated generic name, कह रहा जब स्पीसीज का नाम जेनरिक नेम के साथ रिपीट हो, जैसे आप देखेंगे क्रोबस क्रोबस, पोबो पोबो, नहीं क्रोबस क्रोबस सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये क्रोबस कौवे का नाम है, तो एक जेनरिक नेम भी वही है और स्पीसीज नेम भी वही है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टार्टोनिम। क्या कहा जाता है? टार्टोनिम कहा जाता है। ए बॉटनिकल नेम in you is used specific epithet repeats exactly in the generic name is called, कह रहा एक बॉटेनिकल नेम जिसे आप रिपीट करते हैं जेनरिक नेम से उसे क्या कहते हैं? टार्टोनिम्स कहते हैं। ऊपर भी यही प्रश्न था। When the original type material is not available and a specimen collects from type locality is, तो उसे क्या कहा जाता है? चूजन टू सर्व एज टाइप इट इज कॉल्ड द, इसे क्या कहते हैं? सिन टाइप कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? सिन टाइप कहा जाता है। इन द स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ यक्स फ्रॉम ऑफ द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी। यक्स स्टैंड फॉर, यक्स किसके लिए जाना जाता है? होलोटाइप के लिए। अगर सेम स्थिति में सेम समय में किसी स्थान पे एक ही तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं तो उसे होलोटाइप कहते हैं। बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर के द्वारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कौन था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हचिंसन के द्वारा दिया गया था। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे किसके द्वारा दिया गया था? बेंथम और हुकर के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेंथम और हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ सीरीज की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सीरीज की संख्या होती है 21। आगे आ जाते हैं। हु सजेस्टेड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इन द ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की व्याख्या की गई थी? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा की गई थी। द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द यूनिवर्सल यूजेज इज, कह रहा कि अगर यूनिवर्सल यूजेज की हम बात करें सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है? सबसे बड़ी होती है किंगडम, दूसरे नंबर पे फाइलम, फिर रहेगा आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो सबसे छोटे नंबर पे कौन सी आती हैं? स्पीसीज आती हैं। 7 हेरेडिटरी कैटेगरी आपको बताई गई है। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, एनिमल के व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो एनिमल के व्यवहार को कहते हैं एंथोलॉजी। एनिमल के व्यवहार को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। अभी अभी ऊपर आपने देखा होगा हमने स्किप किया था, यहाँ पे मैसेज आया था, तो दैनिक जागरण का हमारे पास ऐप है तो उसका मैसेज था जिसमें हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला सबके हैं, मतलब हमारे पास दैनिक जागरण का था इस सिस्टम पे। तो उसने मैसेज किया है कि के.एल. राहुल का जो है इस विश्व कप में 50 लग गया है। तो एक बार आप के.एल. राहुल को विश कर दिए, क्योंकि आज विश्व कप का मैच है और हम लोग दुआ करते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप को जीते और अच्छा प्रदर्शन करके एक इतिहास बनाए, जैसा हमने 2011 में किया है। और उस इतिहास को दोहराए भारतीय टीम। ऐसी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना और दुआएं करते हैं जिससे भारत की शान शोहरत सब बढ़े। अभी आप जानते हैं विराट कोहली का भी 50 हो गया, 47 पे जो है रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, लेकिन अच्छा खेले हैं उन्होंने। और 2 झटके बहुत जल्दी जल्दी लगे भारत के, जिसके लिए थोड़ी सी स्थिति दयनीय चल रही थी और के.एल. राहुल एक तरफ से कमान संभाले हुए हैं और 50 उनका पूरा हो गया। बहरहाल हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चूंकि हमारा भी मैच बहुत जल्द ही सामने आने वाला है। ठीक है। ए वायरस कंटेन, एक वायरस के पास क्या होता है? जल्दी बताइए, वायरस के पास क्या होता है?
तो एक वायरस के पास होता है डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली नहीं, वायरस के पास प्रोटीन और डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इधर आ जाते हैं। आरएनए द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन व्हिच आर द फॉलोइंग। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है और किस में पाया जाता है? तो एचआईवी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वायरस में पाया जाता है। एचआईवी क्या है? रेट्रोवायरस फैमिली का एक सदस्य होता है। मोन्टेग्नियर एंड गैलोवेयर क्रिएटेड बाय द आइसोलेट, किसके बारे में इन्होंने आइसोलेट किया था? तो एड्स वायरस के बारे में इन्होंने आइसोलेट करके बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट, कौन ऐसा है ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक, वो कौन है? तो आपका नाम हो जाएगा, ना प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, वो है वायरस। और वायरस में एक ही नाम दिया गया जिसका नाम क्या है? टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन, प्लांट वायरस नॉर्मली अपने पास क्या रखता है? आरएनए रखता है। क्या रखता है? आरएनए रखता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट ए वायरस, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो वायरस में पाया जाता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वायरस में पाए जाते हैं। वायराइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ, वायराइड्स एक तत्व से मिलकर बना होता है और किससे मिलकर बना होता है? आरएनए से मिलकर के बना होता है। Among the following who discovered the virus, निम्न में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी की है? तो वायरस की डिस्कवरी इवानवस्की के द्वारा किया गया था, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। When a virus attack the bacterium, जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस की बात हो रही है, तो वह किसको इंसर्ट कराता है? तो द मटेरियल इंसर्ट इन द होस्ट सेल, तो वह अपने न्यूक्लिक एसिड को इंसर्ट कराता है, चाहे वह आरएनए हो या वह क्या हो? डीएनए हो। ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इज नोन एज, सबसे छोटे प्रोटीनियस पार्टिकल्स जो होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रियॉन्स। क्या नाम है? प्रियॉन्स होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है उसके बारे में बताना। इन ए वायरस, एक वायरस में द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ द कैस्पोमियर, जो प्रोटीन की कोट है किससे बनी हुई है? कैस्पोमियर से बनी हुई है। कोलीफेज 5174 कंटेन, कोलीफेज 5 बैक्टीरिया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को रखता है, जिसके पास क्या होते हैं? अपना डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए पाया जाता है, जबकि ज्यादातर वायरस किसको रखते हैं? आरएनए को रखते हैं। नंबर ऑफ द बेस पेयर ऑफ द जीनोम इन द 5174 वायरस, तो कितने होते हैं? 5386, यही कहीं दिया होगा। देखिए 5386 जो हैं इनके पास क्या पाए जाते हैं? जीनोम पाए जाते हैं, यानी बेस पेयर पाए जाते हैं। नेकेड वायरस आर, ऐसे कौन से वायरस हैं जो कि नेकेड वायरस क्यों होते हैं उसको बताना होगा। तो नेकेड वायरस किससे कहा जाता है? वायराइड्स को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन की खोल नहीं पाई जाती है। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, T4 बैक्टीरियोफेज कहाँ ग्रो करते हैं, यानी कहाँ ग्रो करेंगे? इन द कोलोन बैक्टीरियम, कहाँ पे? बैक्टीरिया के कोलोन में ग्रो करते हैं। और आप द एस्चेरिचिया कोलाई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। आज के पीडीएफ में सिर्फ हम लोग 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। 51 क्वेश्चन से हम लोग बाद में करेंगे। अगर यह प्रैक्टिस पेपर आपको चाहिए तो यह प्रैक्टिस पेपर निःशुल्क है, ये आपको दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए ताकि आपको ये मिल जाए। लेकिन प्रैक्टिस पेपर ही मिलेगा, आपको नोट्स की चीजें नहीं दी जाएंगी। यही वाला प्रैक्टिस पेपर जिसमें 555 प्रश्न हैं आपको भेज दिए जाएंगे, दूसरा वाला भी भेज दिया जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तब आप। ठीक है। तो कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट ऑफ द वायरस, न्यूक्लिक एसिड तो डेड वायरस कहते हैं। प्रियान को क्या कहा जाता है? डेड वायरस। फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 51 क्वेश्चन नंबर से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।